नमस्कार, मैं रहबर से बारी। देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खबरों से। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मौजूदा वक्त में तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है, बल्कि कहा जाए जो विशेषज्ञ हैं वो तो अब तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो है अमेरिका के जो बाइडेन का। जो बाइडेन जाते जाते जो है वो दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बल्कि इसमें सफलता भी उनको मिलती हुई नजर भी आ रही है। हालांकि ये नहीं समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया इससे तबाह हो जाएगी, कितना नुकसान पूरी दुनिया को होगा, इसका कोई अंदाजा जो बाइडेन को नहीं है। लेकिन सिर्फ अपनी को अपना वर्चस्व बनाने के लिए ही इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे दुनिया तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ती हुई जा रही है। जिस तरह से यूक्रेन ने तरह तरह की मिसाइलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है रूस के खिलाफ, तो उससे रूस भी तड़फड़ा गया है और उसने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब वो हमला करने के लिए तैयार है। और उसने अपने जो राजदूत है वहाँ से वापस बुला लिया यूक्रेन से, और वहाँ का जो सिफारतखाना है उसको बंद भी कर दिया यूक्रेन का। अभी से अंदाजा लगाया सकता है कि कीव के ऊपर किस प्रकार से हमला करने की तैयारी रूस ने शुरू कर दिया है। यही हाल और अन्य देशों का भी है, उन्होंने भी अपने राजदूतों को समेटना शुरू कर दिया है। और काफ़ी कई अन्य देशों ने तो कुछ ज़्यादातर अपने कर्मचारी उनको वापस बुला लिया है, देश बुला लिया है। ऐसे में सही सहज अंदाज़ा लगाया सकता है कि जल्द ही रूस का बड़ा हमला कीव पर होने जा रहा है, जिससे काफ़ी नुकसान यूक्रेन को होने वाला है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें परमाणु हथियार का भी प्रयोग किया जा सकता है। 26 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो ही जाएगा, क्योंकि नाटो देशों की जो बैठक है उसमें वो 26 नवंबर को होने जा रही है। उसमें ये निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि उस बैठक में पूरा जो फोकस है वो यूक्रेन युद्ध के ऊपर है। उसमें ये निर्णय होना है कि युद्ध किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना, रोकना है या आगे इसको जारी रखना है। और इसमें जो अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा है। उधर रूस ने अपने को मजबूत कर लिया है, सीरिया में भी मजबूत कर लिया है, और सीरिया में जो उसका बेस है उसको काफ़ी सक्रिय कर दिया है। और यहाँ तक कि रूस ने ये भी कह दिया है कि अभी तक ये कहा जाता था कि रूस के मदद के लिए उत्तर कोरिया के लड़ाके आ गए हैं, तो अब रूस ने कहना शुरू कर दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो 50,000 लड़ाके उत्तर कोरिया के रूस की तरफ से लड़ने के लिए सामने आएंगे। तो वहीं अगर ऐसा होता है, विश्व युद्ध होता है, तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। सर नाटो देश हैं, यूरोप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इसराइल है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ चीन, उत्तर कोरिया, ईरान के साथ अन्य कई देश इसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से ब्रिक्स जो है वो एक नाटो के खिलाफ बड़ा मजबूत एक संगठन बनकर तैयार हो गया है। बात किया जाए मिडिल ईस्ट की, बात किया जाए तो हमला लगातार जारी है, और इसराइल ने लेबनान की 6 मंजिला इमारत पर हमला किया, जिसमें 80 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं व बच्चे और बुजुर्ग हैं। और कहा ये उसने ये कहते हुए उससे हमला मिसाइल जो कि अटैक किया था, उसमें इसने ये कहा कि उसमें हिजबुल्लाह के चीफ उस बिल्डिंग में थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, हिजबुल्लाह के चीफ वहाँ पर हैं भी नहीं, लेकिन उसने फिर भी हमला किया, और ये चीज़ पूरी दुनिया को कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी इसका पलटवार किया, और उसने तेल अवीव के अलावा हाइफा के अलावा निहारिया के और शिमोन जैसे शहरों के पर बड़ा हमला किया, और वहाँ पे मिसाइल से हमला किया। और अब उस मिसाइल का प्रयोग हिजबुल्लाह कर रहा है, जो रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका और इसराइल दोनों को ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरह के जो मिसाइल हैं जो कि रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह किस प्रकार से कर रहा है, क्या रूस वो मिसाइलें या हथियार हिजबुल्लाह को उपलब्ध करा रहा है। और आरोप भी लगा रहा है कि हाँ, रूस जो है इस तरह के जो हथियार हैं वो हिजबुल्लाह को तक पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, तो अगर रूस हम हथियार पहुंचा रहा है, तो इसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रही है। बहरहाल युद्ध तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर ईरान ने सीधे तौर पे कह दिया कि वो एटॉमिक बम बनाने के एकदम करीब है, और उसने कल भी वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि एटम बम जो है, परमाणु बम जो है वो बनाने के एकदम करीब हैं।
और कभी भी वो बना सकते हैं, उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने बहुत पहले ही कह दिया था, और ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ईरान परमाणु बम बना भी चुका है या बनाने के अत्यंत करीब है। बहरहाल इस पूरे में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका है वो इस वक़्त कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके हाथ में पूरी पावर आई नहीं है। जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो जीतते हैं तो फ़ौरन ही यूक्रेन रूस का युद्ध तो समाप्ति करा देंगे, रुकवा देंगे, लेकिन यहाँ समाप्त होने के बाद दूर है, युद्ध में और तेज़ी आ गई है और भड़क उठा है, पूरा युद्ध पर भड़क उठा है। बात किया जाए गज़ा की, बात किया जाए तो गज़ा में भी कल हमास के लड़ाकों ने हमला किया है। जो उसके रिज़र्व सैनिक है इज़राइल के, उस पर हमला किया और 3 सैनिकों को मारा, जिसको इज़राइल ने कबूल भी किया है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप अंदाज़ा लगाइए कि इज़राइल अपने सैनिकों, मरने वाले सैनिकों या घायलों की जो संख्या होती है काफ़ी घटाकर बताता है। अगर इज़राइल ये बता रहा है कि उसके 3 सैनिक गज़ा में मारे गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे कितने ज़्यादा सैनिक मारे गए होंगे। हालाँकि हमास कह रहा है वो 15 से 18 सैनिकों को मारने की बात कर रहा है। तो इज़राइल हालाँकि 3 ही की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी बात किया जाए सीरिया की बात किया जाए तो, और कतर की बात किया जाए, टर्की की बात किया जाए, टर्की ने अजीब कदम उठाया है, क्योंकि अगर कल जो है टर्की का एक जहाज़ सामान लेके इज़राइल जा रहा था, जिसके ऊपर हूथी ने हमला किया और जहाज़ को तबाह कर दिया। तो अब टर्की जो है वो कह रहा है कि सीरिया, यमन के ऊपर हमला करेगा वो, और सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि हूथी जो है उसने उनके जहाज़ को नष्ट किया। अब यहाँ टर्की के ऊपर देखा है तो टर्की अजीब दोहरापन दिखा रहा है। एक तरफ वो इज़राइल, अमेरिका के खिलाफ भी बोलता है, यूएन में बोलता है, और अगर अरब कंट्रीज़ की बैठक होती है तो वहाँ ही बोलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो वो इज़राइल और अमेरिका के साथ भी खड़ा हुआ, क्योंकि और जब जिस तरह से वो कह रहा है कि वो यमन पे हमला करेगा, हूथी पर हमला करेगा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इज़राइल के पास सामान भेज ही क्यों रहा था? क्योंकि पिछले दिनों में टर्की ने कहा था कि अब वो ना तो हथियार, ना ही किसी प्रकार का सामान इज़राइल को भेजेगा। तो ये जहाज़ इज़राइल जा क्यों रहा था? ये सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा उठता है, जिसको ईरान ने भी उठाया है और लेबनान ने भी उठाया है, कि वो जहाज़ आखिर जा ही क्यों रहा था और क्या लेकर जा रहा था, जिसको हूथी ने तबाह किया। तो अब अगर टर्की हमला करता है, यमन के ऊपर हमला करता है, तो रूस ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तो अब इसी से अंदाज़ा आप लगा लें कि दुनिया किस मोड़ पे जा रही है और युद्ध कैसा विकराल रूप धीरे-धीरे लेता हुआ चला जा रहा है। बहरहाल ये आगामी 1-2 दिन में सब कुछ स्पष्ट होता नज़र आए, खासतौर से 26 तारीख की बैठक के बाद युद्ध कहाँ जा रहा है, यह स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।